नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नहीं बल्कि अब कल दिल्ली में आएंगे, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। योगी के नए मंत्रिमंडल पर कल मोहर लगेगी। आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। इससे पहले जानकारी थी कि वो आज ही दिल्ली आएंगे, लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज नहीं बल्कि कल दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल ही मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली में लगेगी योगी के नए मंत्रिमंडल पर मोहर और कल मुलाकात के बाद नए मंत्रिमंडल पर यह मोहर लगेगी। उससे पहले आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ आज नहीं बल्कि कल दिल्ली आएंगे। अभी तक जानकारी मिल रही थी कि वो आज ही दिल्ली आएंगे, लेकिन अब बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस पूरी खबर को लेकर कि कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे, आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और कल ही योगी मंत्रिमंडल में नामों पर कल मोहर लगेगी कि आखिर योगी के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, किसको क्या कुछ प्रभार दिया जाएगा, इस पर कल ही मोहर लगेगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आज नहीं बल्कि कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे और कल ही मोहर लगेगी योगी के मंत्रिमंडल पर। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। एसके वाजपेयी, आज नहीं बल्कि अब कल का प्लान हुआ है, कल योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे और जो नया योगी मंत्रिमंडल होगा उस पर कल ही मोहर लगेगी। किसको क्या कुछ प्रभार दिए जाते हैं, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे दिन अपने प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो विशिष्ट जन हैं, जिन्होंने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2022 के इलेक्शन में बड़ी जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके साथ में लगातार बैठकें करेंगे, मंथन करेंगे और कहीं न कहीं पार्टी के लिए किस तरीके से किस किस व्यक्ति ने काम किया है, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, जिन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ उन पर किस तरीके से आगे काम किए जाने की जरूरत है। और उत्तर प्रदेश सरकार में चूंकि जो नई सरकार है उसके गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उस पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंथन कर रहे हैं और ये मंथन लगातार 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर चल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली का कार्यक्रम था, हालांकि पीएम मोदी और गृह मंत्री की व्यस्तता के चलते अब यह कार्यक्रम कल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली रहेंगे और वहां पर पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ मुलाकात करेंगे, बैठकों का दौर चलेगा। जो लखनऊ से जो पार्टी संगठन का फीडबैक है उसके साथ मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर अंतिम रूप से ये मोहर लगेगी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा बैठने के साथ ही और कौन कौन से मंत्री होंगे, उनके विभाग क्या होंगे, इन बहुत सारे विषयों को लेकर कल इस पर मंथन दिल्ली में होगा। जी एसके वाजपेयी, अगर देखा जाए तो इस बार कई ऐसे मंत्री भी हैं जो इस बार चुनाव हार गए, तो कहीं ना कहीं उनसे भी सवाल जवाब किया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल अभी तक रहा है 2017 से 2022 तक का, उस पर मंथन होगा, क्योंकि कई ऐसे मंत्री हैं जो अब उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है। चाहे धर्म सिंह सैनी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, ये ऑलरेडी सरकार को छोड़कर जा चुके थे और उसके अलावा वो मंत्री जो कहीं न कहीं अपनी सीट नहीं बचा सके, जिसमें सुरेश राणा भी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पद हैं जो खाली होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी विभाग है, क्योंकि वो इस बार चुनाव हार गए हैं। उसके अलावा डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी हैं जो इस बार कहीं से भी चुनाव नहीं लड़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जिनके विभागों को लेकर मंथन होगा और किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी सरकार संगठन की तरफ से दी जाती है, इन सारी चीजों को लेकर कल दिल्ली में मंथन होगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के संगठन स्तर पर इन सारी चीजों को लेकर मंथन कर रहे हैं और कल दिल्ली में इन सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे, जहां पर शीर्ष नेतृत्व यह तय करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए एसके वाजपेयी। और वहीं लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। संगठन के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस दौरान वहां पर मौजूद है। इसके अलावा संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं। तो संगठन के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और इस दौरान
प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी वहां पर मौजूद हैं। तो लखनऊ में पार्टी पदाधिकारी के साथ मुलाकात का ये दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनी उसके बाद तमाम जो नेता हैं उनसे मुख्यमंत्री मिलने इस समय स्वतंत्र देव सिंह हैं जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह और साथ ही साथ सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं भाजपा के, ये तमाम वो बड़े नेता रहेंगे जो लोग संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनसे हालचाल जानेंगे और क्या बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में किया जा सकता है, साथ ही साथ सरकार के लिए क्या बेहतर रहेगा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा भी होगी। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी सैफ के साथ। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से एक बार फिर सरकार बना ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं अपने इस समय मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद हैं और आज उन संगठन के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे जिन्होंने संगठन के लिए बेहतर काम किया। साथ ही साथ उन नेताओं से चर्चा परिचर्चा भी करेंगे कि आखिर किस तरह की मेहनत की गई और आने वाले समय में किस तरह से और बेहतर प्रदर्शन किया जाए कि भाजपा की 2024 में जो सरकार बननी है केंद्र में, उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है। निश्चित तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो तमाम जो संगठन से जुड़े लोग हैं, तमाम जो नेतागण हैं, वो इस समय मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे हैं। हालांकि बाकायदा यहां पर पहले जो मुख्यमंत्री आवास का एंट्री गेट है वहां पर उनको रोका जा रहा है, उनका अपॉइंटमेंट का टाइम पूछा जा रहा है कि आपका अपॉइंटमेंट है कि नहीं। बाकायदा पूरी एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें चेक किया जा रहा है कि लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम है कि नहीं है जिसको मुख्यमंत्री से मुलाकात करना। निश्चित तौर पर जो तमाम अन्य लोग हैं जो पहले से अंदर जा चुके हैं उनसे भी बाकायदा पूछताछ की गई। हालांकि जो स्वतंत्र देव सिंह हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी अंदर जा चुके हैं। निश्चित तौर पर अब मुलाकात का सिलसिला जो है वो चल रहा है और मुलाकात जो है वो पहले उन्होंने तमाम पत्रकारों से मुलाकात की, तमाम मंत्रियों से मुलाकात की, अब संगठन के लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी सैफ के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल मंत्रिमंडल में सबसे लोकप्रिय रहे हैं सीएम योगी और सीएम योगी का सबसे ज्यादा वोट शेयर भी रहा है 66.18%। इसके अलावा अतुल गर्ग की लोकप्रियता भी दूसरे नंबर पर रही है। अतुल गर्ग का वोट शेयर रहा है 61.37% और अपनी सीट पर वोट शेयर बढ़ाने में सबसे आगे रहे हैं सिद्धार्थनाथ सिंह। सिद्धार्थनाथ सिंह का वोट शेयर 9.89% रहा जितना उन्होंने बढ़ाया। और इसके अलावा कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 19 मंत्री जिन्होंने अपनी सीट पर वोट शेयर को बढ़ाया है, ये उन लोगों की ये लिस्ट, उन मंत्रियों की ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भी एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आई है और मंत्रिमंडल में सबसे लोकप्रिय रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा में कमजोर नहीं होना चाहती है समाजवादी पार्टी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आजमगढ़ से सांसद और करहल से विधायक हैं अखिलेश यादव। आजम खान भी विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। आजम खान भी लोकसभा सदस्य बने रहना चाहते हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अभी केवल 5 ही सदस्य हैं। तो बड़ी जानकारी आपको, आजम खान भी विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं और लोकसभा सदस्य बने रहना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए 6 महीने का वक्त होता है, लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि अखिलेश यादव और साथ ही आजम खान दोनों ही विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं और सांसद बने रहना चाहते हैं। क्योंकि लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से सिर्फ 5 सदस्य हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया जा सकता है विधायक पद से अखिलेश यादव और साथ ही आजम खान। वहीं देहरादून में गणेश गोदियाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल और गणेश गोदियाल ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार रही है। हार की जिम्मेदारी हरीश रावत के साथ साथ मेरी नाकामी है। प्रदेश की जनता के सामने एक बेहतर सुनहरा विकल्प था। हम ईमानदारी के साथ जनता के बीच गए। हमने जनता से कई वादे किए थे। हार की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से लेता हूं, ऐसा कहना है गणेश गोदियाल का। और इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में, आपको सुनवाते हैं।
2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं महज 19 सीटों पर सिमट कर रह गई है। क्या इसकी वजह है? चूंकि पूरे कारण है, चूंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले दावा कर रही थी कि लगातार हम पूर्ण बहुमत की सरकार आएंगे। सर, क्या ऐसी कमी रह गई है जिसको आप मानते हैं? और आप पिछली बार 11 सीटों पर थे, इस बार 19 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं। देखिए, हम इस बार में अभी मंथन करेंगे कि क्या कहाँ कमियां रह गई। मेरी दृष्टि में कमियां इस तरह की होती हैं कि एक कमी तो हमारे स्तर पर जो ठीक की जा सकती है, ऐसी कमियां होती हैं, और दूसरी कमी ऐसी होती है कि आप अपने हाथ में नहीं है। विपक्ष अगर कुछ गलत बातें चलाए, विपक्ष अगर कुछ गलत तथ्य पेश करके झूठा माहौल बना दे, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार की बातें रही होंगी, लेकिन हमारे स्तर पर जो कमियां रह गई हैं हम उसको ठीक करेंगे। सर, चूंकि जिस तरह से देखा गया था कि मोदी फैक्टर का कहीं ना कहीं लगातार चल रहा था, और कहा भी ये जा रहा है, चूंकि अब लग भी रहा है कि एक साथ इतनी % बहुमत से बीजेपी कोई ना कोई सरकार बना रही है, तो क्या इन 5 सालों में कहीं कांग्रेस ओवरऑल इन चीज़ों को ले नहीं पाई, कैश नहीं कर पाई? जनता के मुद्दे जो थे, बेरोजगारी को लेकर आपने कांग्रेस ने कहीं कमी नहीं की, कांग्रेस के प्रयास में कहीं कमी नहीं थी। पिछले 5 सालों से समय समय पर जब आवश्यक होता है, हमारे सदन हो चाहे सदन के बाहर के लोग हों कांग्रेस के, वो समय समय पर अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ में लाकर बातें बोलते हैं, संघर्ष करते हैं। हम नहीं समझा पाए, हमारी कमी रही। मोदी फैक्टर था, क्या था, इसका हम मंथन करेंगे और उसके बाद उसके अनुसार आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। महज चंद वोटों से आप रह गए थे और हरीश रावत जी एक बड़ी ठीक है, चंद वोटों से रहे चाहे भारी वोटों से रहे, बस मतलब सीमा वही है कि हम अंदर नहीं जा पाए, बस बात खत्म हो गई। हार है, जीत है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि हम चंद वोटों से ही हार गए, लेकिन हार है और जीत है, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में लगातार कांग्रेस को एक मजबूत दशा और दिशा जरूर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने नव निर्वाचित विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। 21 मार्च को पार्टी दफ्तर में नव निर्वाचित विधायकों की ये अहम बैठक है और 21 मार्च को सुबह 11 बजे का समय रखा गया है इस अहम बैठक के लिए। तो ये नव निर्वाचित विधायकों की ये अहम बैठक अखिलेश यादव की तरफ से बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बुलाई नव निर्वाचित विधायक की अहम बैठक, इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता एसके वाजपेयी जुड़ गए। एसके, क्या कुछ अपडेट्स और ताजा जानकारी आपके पास? अखिलेश यादव ने जो नव निर्वाचित विधायक हैं उनकी एक अहम बैठक बुलाई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और कल से लेकर आज तक लगातार कई बार उन्होंने जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठकों का दौर चलाया। साथ ही साथ जो विभिन्न ब्रिगेड है, चाहे वो मुलायम सिंह बूथ ब्रिगेड हो, लोहिया वाहिनी हो, उनके साथ भी बैठकें अखिलेश यादव की चलेंगी। और 21 तारीख को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो समाजवादी पार्टी के 9 निर्वाचित विधायक हैं उनको 11 बजे पार्टी कार्यालय पर बुलाया है। तो निश्चित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं एक रणनीति बनाने की कोशिश होगी। क्योंकि अगर हम 2017 में देखें तो समाजवादी पार्टी के केवल 49 विधायक थे और इस बार लगभग 3 गुणों पर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दल पहुंचे हैं। तो कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत सदन में जाने की कोशिश होगी, किस तरीके से अपनी बातें रखी जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाना है। हालांकि राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष थे अभी तक। अब 2022 में कौन होगा, इन बहुत सारे विषयों को लेकर अपने जो 9 निर्वाचित विधायक हैं उनके साथ तय करना होगा। और साथ ही साथ पार्टी किस रणनीति के तहत सदन में जाएगी, कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, और जो विधायक जीत कर आए हैं वो किस तरीके से अब जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, इन बहुत सारे विषयों को लेकर अखिलेश यादव अपने पार्टी के 9 निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने पार्टी ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है। तो निश्चित है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अब पूरी ताकत के साथ सदन में जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का, चाहे हम वोट प्रतिशत की बात करें या फिर सीटों की बात करें, बड़े पैमाने पर इजाफा जरूर हुआ है। हालांकि वो सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। तो एक रणनीति के तहत 2024 को लेकर कहीं न कहीं अखिलेश यादव की कोशिश होगी, और यही बड़ी वजह है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और 21 तारीख को सभी विधायकों को भी उन्होंने बुलाया है। जी एसके वाजपेयी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या जो ये बैठक बुलाई गई है इसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग होंगे, यानी कि समाजवादी पार्टी के से जो चुनकर विधायक आए वो भी होंगे, या गठबंधन से जो चुनकर आए वो भी होंगे?
बिल्कुल, जो अभी 21 तारीख को सुबह 11 बजे की बैठक होगी, उसमें सिर्फ समाजवादी पार्टी के चुने हुए विधायक होंगे, चाहे वो जी नवनिर्वाचित हो या जो दोबारा जीत कर आए हैं। जी हालांकि जो संगठन बाकी के जो संगठन समाजवादी पार्टी के साथ हैं, चाहे वो सुभाषपा हो या आरएलडी हो या उसके अलावा अपना दल कमेरावादी हो या जनुवादी पार्टी हो, वाहन दल हो, उनके विधायकों के साथ अलग से बैठक का दौर चलेगा, जी जिसमें कहीं न कहीं जो सहयोगी दल है उनके साथ भी एक रणनीति बनाने की कोशिश होगी। हालांकि ये 11 बजे की बैठक समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की है, जो जी 21 तारीख को अखिलेश यादव मतलब आज से 9 दिन बाद जी इस बैठक को करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए इसके। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह अहम बैठक बुलाई है और 21 तारीख को यह अहम बैठक है जिसमें समाजवादी पार्टी के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको बुलाया गया है और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत पर सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज ने कहा कि हमने और हमारे शिष्यों ने 5 राज्यों में मतदान जागरूकता अभियान चलाया था और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में 8 करोड़ और उत्तराखंड में 80 लाख शिष्य हैं। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। 4 राज्यों में राष्ट्रवाद की जीत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के साथ प्रदेश का विकास होगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 प्रदेशों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे वो आ चुके हैं सामने, परिणाम भी सबके सामने आ चुके हैं। 5 प्रदेशों में से 4 प्रदेशों में भगवामय कहा जा सकता है कि वो 4 प्रदेश हुए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महाराज जी, 6 महीना पहले जब हमने आपसे चर्चा की थी, लगातार आप भी मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे थे, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गोवा मणिपुर की बात करें, तो आपके साथ जो आपके अनुयायी हैं, आपको मानने वाले लोग हैं, वो भी लगे हुए थे इस अभियान में। देखा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से भगवामय हुआ है, योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो इस दौरान आपको तमाम लोगों ने आपका आशीर्वाद लिया, चाहे हम अनुराग ठाकुर की बात कर लें या अखिलेश यादव की बात करें। तो इस दौरान आपको क्या कुछ अनुभव हुआ इन 5 प्रदेशों में जब आपने मतदान जागरूकता अभियान चलाया? देखिए, भारत के लोकतंत्र में 5 वर्ष के बाद जो ये लोकतंत्र का महायज्ञ होता है, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो, मैं मानता हूं कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ या रुद्र यज्ञ से भी बड़ा ये यज्ञ है लोकतंत्र का यज्ञ। क्योंकि ये यज्ञ अगर ठीक ठीक हो गया और आपने अच्छी आहुति डाल दी, तब इस देश में तय होगा कि आगे यज्ञ होगा या नहीं होगा। सदगुरु जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जहां तक मेरी जानकारी है करीब 8 करोड़ के करीब आपके शिष्य हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 70 से 80 लाख शिष्य वहां पर भी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है, योगी जी भी महाराज हैं, तो 8 करोड़ जो शिष्य हैं वो भी लगातार आपके इस अभियान से जुड़े थे। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, मैं शिष्यों की संख्या तो ठीक से जानता नहीं, और मैं भारत के पक्ष में, सनातन धर्म के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में और जातिवाद के विरुद्ध पूरा भारत एक हो, इसके पक्ष में लगातार 25 वर्षों से अभियान चलाए हुए हूँ। और करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, देश विदेश से लेकर के, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वो सऊदी अरब में भी सुनते हैं, सब जगह लोग सुनते हैं। उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, बिहार में सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता से, अपने अनुयायियों से मैंने यही कहा कि आप जरूर निकलिए, और आपके लिए विशेषकर मैं ये कहता हूं कि सही मतदान करना। बाकियों के लिए कहा था आप मतदान करो जहां आपकी इच्छा हो, क्योंकि मैं जोर नहीं देना चाहता। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 6 महीने निरंतर महाराज जी के साथ तमाम जो इनके शिष्य थे अलग अलग प्रदेशों में गए और लगातार लोगों से आह्वान किया कि राष्ट्र हित में उनका मतदान उतना ही जरूरी है जितना यज्ञ में आहुति देना होता है। तो कहीं ना कहीं सदगुरु जी का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी और उत्तर प्रदेश का जो विकास का ग्राफ है वो आगे ले जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब रायबरेली की, जहां पर यूक्रेन में फंसे मेडिकल के सभी छात्र और छात्राएं सकुशल अपने देश वापस लौट आए हैं, जिसकी पुष्टि जिला प्रशासन ने की। बच्चों ने वापस वतन लौटने पर परिजनों ने खुशी भी जाहिर की है। तो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र और छात्राएं इस वक्त वापस लौट आए हैं और सकुशल वापस आ गए हैं, जिसके बाद में परिजनों में भी खुशी की लहर है। प्रशासन ने ये जानकारी दी है कि रायबरेली के जितने भी छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए थे उन्हें सकुशल वापस बुला लिया गया है, सकुशल वापस अपने लौट आए हैं, जिसको लेकर परिजनों में भी खुशी की लहर है।
और अब बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां पर बाइक सवार बेखौफ लुटेरों ने लूट का विरोध करने पर गुड़ व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जिस समय व्यापारी 4 लाख रुपए लेकर घर से मंडी जा रहा था। वारदात से आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर स्टेट हाईवे पर ही जाम लगा दिया। व्यापारियों ने बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर पुलिस को चेतावनी भी दी है और जांच में यह भी सामने आया था कि व्यापारी का 60 लाख रुपए लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस फिलहाल इस एंगल पर भी जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच गुस्साए व्यापारियों ने हाईवे पर ही जाम लगा दिया और बंद का ऐलान भी किया है। ये आज सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास सयाना के एक गुड़ के आढ़ती हैं प्रदीप अग्रवाल, और इनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के आसपास है। बाइक से अपने घर से बम्बई के रास्ते से नवीन मंडी जा रहे थे कि रास्ते में अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा इन पर फायरिंग की गई है, जिसमें घायल हो गए थे और इलाज के लिए मेरठ ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई है। पारिवारिक जनों द्वारा बताया जा रहा है कि इनके पास 4 लाख रुपए कैश था। और ये एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि ये लगभग 50-60 लाख रुपए के कर्जदार थे। तो कई बार कई लोगों से जिनसे इनकी देनदारी का विवाद था, वो विवाद चल रहा था और कुछ मारपीट घटनाएं भी हुई थी। तो संपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये आज सुबह दिन के सरेआम 10 बजे 4 लाख रुपए लूटे हैं। 4 बदमाश है जो पुलिस को सारी बातों का पता चल चुका है, मगर कारण शासन का है, उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें जिससे आगे हमारी सुरक्षा हो गए। हमारा और कोई नहीं है। कप्तान अगर यही फोर्स कर सकती हो तो अच्छी बात है, नहीं हो सकती हो तो कप्तान साहब को बुलाया जाए, उच्च अधिकारी को बुला करके आश्वासन दिया जाए कि ये कार्य टाइम पे होगा। जाम इसलिए लगाया गया क्योंकि व्यापारी की निर्मम हत्या हो गई है। हमारे व्यापारी की निर्मम हत्या हो गई है सरेआम, और उससे लूट हुई है 4 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए लूटे गए, 10 सरेआम हत्या हुई है, मारा गया। और ये जाम जब तक रहेगा जब तक उसके हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे। हत्यारों को पकड़ेगी, मगर जब तक जाम लगा रहेगा मंडी बंद रहेगी और व्यापारियों की हिम्मत नहीं होगी बैंक में जाने की, मंडी जाने की। दिन के वहीं अगली खबर गाजीपुर से, जहां जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि जिला जज प्रशांत मिश्रा ने शिरकत की। इस दौरान जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन का उद्देश्य है कि बहुत लंबे समय से कोर्ट में पेंडिंग लघु वाद जैसे मोटर एक्सीडेंट के केस, पारिवारिक वाद विवाद आदि जैसे छोटे वादों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन है और इसका उद्देश्य ये है कि बहुत लंबे समय से जो मामले पेंड कर रहे हैं न्यायालयों में, मामले छोटे हैं, उनका नेचर पेटी नेचर है। MACT एक्सीडेंट्स के केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट्स के केसेस हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, इसी तरह के बहुत सारे वाद ऐसे जो बहुत लंबे समय से पेंड कर रहे हैं, उनको सुलह समझौते के आधार पर निपटाने के लिए आज इस लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन है और इसका उद्देश्य। वहीं अम्बेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसके चलते 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और एक बिस्वा जमीन को लेकर विवाद हुआ था। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले। पूरा मामला उमरी भवानीपुर गांव का बताया जा रहा है और इस पूरी घटना में करीब 14 लोग घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज लगातार चल रहा है। अम्बेडकर नगर की ये घटना आपको बता रहे हैं। वहीं बरेली में पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान आरोपी गंभीर रूप से घायल भी हो गया। थाना इज्जतनगर में आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जिसके बाद परिजनों और लोगों ने नैनीताल हाईवे पर जाम लगाकर कार्रवाई की मांग की है। तो पुलिस और रेप के आरोपी के बीच मुठभेड़ ये हुई है और गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बरेली की खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां ये मुठभेड़ हुई पुलिस और रेप के आरोपी के बीच में, और फिलहाल गोली लगने से आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। बरेली की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए News1 इंडिया।